गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद हेमंत सर लखीसराय में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, आपने फिजिक्स में क्लास 10th के प्रकाश के परावर्तन में 3 वीडियोस आपने देख ली है और हम अपने तीसरे वीडियो के अंतिम पड़ाव में अवतल दर्पण के उपयोग को सीख रहे थे। तो आइए आगे की कहानी को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अब हम सीखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग को बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो इनका उपयोग भी इसी आधार पर होगा। इनका पहला जो उपयोग है वो पहला उपयोग है साइड मिरर में। इनका पहला उपयोग है साइड मिरर में। आपने देखा होगा कि गाड़ियों में, वाहनों में दोनों तरफ साइड मिरर होता है और वह साइड मिरर पीछे से आने वाली गाड़ियों का छोटा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब ड्राइवर को दिखलाता है, जिससे वो गाड़ियों को परिचालित करने में सुविधा का अनुभव करता है। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हम आपको पहला उपयोग समझा रहे हैं कि उत्तल दर्पण साइड मिरर में, वाहन के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह पीछे की वस्तु का छोटा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब हम इसका दूसरा उपयोग समझेंगे। इनका उपयोग स्ट्रीट लैंप में होता है। इनका जो उपयोग होता है वो स्ट्रीट लैंप में होता है। आपने देखा होगा कि गलियों के, चौक चौराहों के किनारों में आपका स्ट्रीट लैंप यानी गलियों के ऊपर लैंप लगे होते हैं। उस लैंप का जो परावर्तक सतह होता है वो उत्तल दर्पण का होता है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है। उत्तल दर्पण जब प्रकाश को फैलाता है तो अधिक क्षेत्र तक रोशनी फैल जाती है और हमें गलियां दिखने लगती है, गलियों का एक बड़ा सा क्षेत्र दिखने लगता है। इसलिए स्ट्रीट लैंप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आपने सीखा कि आपने ये एकदम क्लियर कर लिया होगा, क्योंकि एग्जाम में देखिए 2 तरह के सवाल बनते हैं। आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, तो आप कह देंगे सर दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में, सौर कुकर में, इन सब जगहों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। एग्जाम आपसे सवाल कहेगा कि उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखे, तो आप बताएंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में और स्ट्रीट लैंप में होता है। परंतु कभी कभी 10th के बोर्ड में इस तरह के भी सवाल बनते हैं कि बताओ उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है।
मतलब आपको ये चीजें जाननी होगी कि किसका उपयोग कहाँ होता है और क्यों होता है, यानी आपको कहाँ और क्यों दोनों जानना है, क्योंकि सवाल दोनों से बनते हैं। तो आप इस चीज को नोट कर लेंगे, इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे और चीजों को नोट कर लेंगे कि साइड मिरर में उपयोग क्यों होता है, क्योंकि यह पीछे की चीजों का उपयोग काल्पनिक, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाकर करता है। स्ट्रीट लैंप में क्यों होता है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है, जिससे गलियों का, आपके चौक चौराहों का एक बड़ा सा चित्र हमें दिखाई देता है। फिर अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों होता है। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर दूं कि दाढ़ी बनाने के लिए जब हम अवतल दर्पण के समीप आते हैं तो अवतल दर्पण में वस्तु का, हमारी दाढ़ी का, हमारे बाल का बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, जिससे चीजें दाढ़ी बनाने में हमें बहुत आसानी होती है। तो यही पॉइंट आपको आंख, नाक, कान, गला इत्यादि के जांच में भी लिखना है। और सौर कुकर में, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को जमा करता है, इसलिए अब जब अवतल दर्पण किनारों पे सौर कुकर के होगा तो ये प्रकाश की किरणों को जमा करेगा, और जब ये जमा करेगा तो सौर कुकर गर्म होगा, और गर्म होने के बाद उनके भीतर रखा खाना धीरे धीरे पकने लगेगा ड्यू टू हीट, इसलिए दर्पण का उपयोग होता है। यानी आपको दो तरह के सवाल ध्यान में रखने हैं, एक कहाँ उपयोग होता है और कैसे उपयोग होता है। जिस दोनों पॉइंट पर हमने आपको जानकारी दे दी है, तो इस तरह के सवाल एग्जाम में बनते हैं और आप एग्जाम में इस तरह के सवाल इस वीडियो को देखकर आसानी से सीख सकते हैं। अब आप दर्पण से जुड़ी हुई कुछ और बातें सीखेंगे जो ध्यान से आपके एग्जाम में आएगी। तो जरा गौर करिए और इस तरह के सवाल आते हैं, पहले आप बातों को सीखेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई भी गोलीय दर्पण में, किसी भी गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होती है, किसी भी गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होती है, वो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपको यह याद रखना होगा कि किसी भी गोलीय दर्पण में, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, उस दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आपको मैंने समझाया था कि फोकस दूरी को f से लिखते हैं, छोटी स्मॉल f से, और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से लिखते हैं, तो R/2, f इज इक्वल टू R/2। अगर मैं इसे क्रॉस करवा दूं तो R इज इक्वल टू 2f, R इज इक्वल टू 2f, f इज इक्वल टू R/2, और अगर मैं क्रॉस कर दूं तो R बराबर 2f। और इससे सवाल जरूर बनता है, लेकिन सवाल बनाने से पहले आपको दो चीजें और इसमें याद रखनी होगी कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और त्रिज्या जो होती है वो दोनों माइनस में होती है, दोनों निगेटिव होती है। और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी
और तिर्जिया दोनों पॉजिटिव होती है, यानी अवतल दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव होगी और वक्रता तिर्जिया भी निगेटिव होगी। फोकस दूरी और वक्रता तिर्जिया उत्तल में पॉजिटिव होगी और इसे याद करने का बहुत आसान सा एक रास्ता है। आप कह सकते हैं कि देखो, जिसके नाम में व आता हो, अब तल नाम में व आता हो तो वो ऋणात्मक, और जिसके नाम में बा नहीं आता है वो धनात्मक। आप याद रखने के लिए बहुत ही सुंदर सा ट्रिक याद रख सकते हैं कि जिसके नाम में व आ जाए वह ऋणात्मक होता है और जिसके नाम में बा नहीं आए वो धनात्मक होता है। तो इससे चीजें क्लियर हो जाती है कि अबतल नाम में ही व है तो वो ऋणात्मक है और उत्तल में व नहीं है तो वो धनात्मक है। तो आपने देखा कि F इज इक्वल टू R/2 और अबतल में चीजें ऋणात्मक होती है और उत्तल में वो धनात्मक होती है। अब मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, यहाँ पर सिखाऊं कि मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, ये सिखाना चाहूंगा कि इसके सवाल कैसे आते हैं। जैसे एग्जाम में सवाल दे दिया जाए कि बाबू एक अवतल दर्पण की वक्रता तिर्जिया 24 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी, तो फोकस दूरी कितनी होगी। एक अवतल दर्पण की वक्रता तिर्जिया 24 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी। तो जरा यहाँ पर चीजों को सीखना शुरू करेंगे। आपको मैं बता दूं कि वक्रता तिर्जिया को नोट करते हैं किससे, R से। तो R इज इक्वल टू इस सवाल में कितना है, 24, और आपसे मांगा क्या है, फोकस दूरी, यानी F बराबर कितना। तो चीजें बिल्कुल आसान, F इज इक्वल टू R/2 और R 24/2, 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। और अगर चिन्ह के साथ सवाल का जवाब दिया है या सवाल को ऑब्जेक्टिव के तौर पे दिया गया है और ऑब्जेक्टिव में चिन्ह का भी इस्तेमाल किया गया है, तो बाबू अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में साइन माइनस का होता है, तो हम बोलेंगे -12 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी जो है वो -12 सेंटीमीटर होगी। अब आइए एक दूसरा सवाल लेते हैं और फिर इसको और अच्छे से कवर कर लेते हैं, जिससे आपका सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस तरह के सवाल एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल अगर मैं लिख दूं, अगला सवाल मैं लिख दूं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो वक्रता तिर्जिया कितनी होगी, तो वक्रता तिर्जिया कितनी होगी। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो वक्रता तिर्जिया कितनी होगी। तो मैं यहाँ आपको समझाना चाहूंगा
कि फोकस दूरी को हम f से डिनोट करते हैं, तो f बराबर 18 सेंटीमीटर। और सवाल में वक्रता त्रिज्या पूछा गया है, वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो अभी मैंने सिखाया है r इज इक्वल टू 2f। अभी मैंने आपको रिलेशन दोनों में जो संबंध होता है वो क्लियर से बतला दिया है। तो r बराबर 2f होता है, तो r बराबर जब 2f तो 2 इंटू f की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, 18 दूनी 36। तो इस सवाल का जवाब होगा 36 सेंटीमीटर। इस सवाल का जवाब 36 सेंटीमीटर होगा। और अगर चिन्ह के साथ हो तो उत्तल दर्पण में चिन्ह धनात्मक होता है, और आपको मालूम है कि धनात्मक चिन्ह आगे दर्शाया नहीं जाता क्योंकि वो खुद से होता ही होता है। तो अगर मैं 36 भी बोलूं तो आप समझ जाएंगे कि सर प्लस का ही आगे में साइन है, तो प्लस 36 ऑप्शन में ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ जवाब देना होगा 36। इस तरह के सवाल हम सीख सकते हैं, और इस तरह के जवाब आप जो है सवाल अपनी किताब से खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बैंक से खूब सारा इस तरह के सवाल को प्रैक्टिस कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप इस तरह के सवाल को मौखिक हल कर सके। मतलब सवाल पढ़ना है और सवाल पढ़ने के तुरंत बाद जो है एकदम मौखिक रूप से इसका जवाब देना है। मेरी तरह जो है बोर्ड पे इसे लिखना नहीं है। मैंने तो आपको चीजें सिखाने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे बोर्ड पे इतना डिस्टर्ब किया है, लेकिन अगर इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो आप बिल्कुल देखकर टिक कर सकते हैं। अब हम चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। चीजों को जब और आगे सीखेंगे तो आपका आता है दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है? देखिए, दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, दर्पण में वस्तु होती है, दर्पण में आप जो है उसकी फोकस दूरी होती है। तो इन सबों के बीच कोई ना कोई संबंध होता है, और उसी संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र से बहुत सारे सवाल ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल में दोनों से बनते हैं, लेकिन उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रतिबिंब के बारे में समझा दूं कि प्रतिबिंब क्या होता है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे कि प्रतिबिंब यानी इमेज क्या होता है। प्रतिबिंब यानी इमेज क्या होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। ये आपका अवतल दर्पण है। जी हाँ, ये आपका अवतल दर्पण है। ये सामने प्रधान अक्ष है, और ये ध्रुव, ये केंद्र, ये फोकस। मान लीजिए मैंने प्रधान अक्ष पर कोई वस्तु रखी। मान लीजिए मैंने प्रधान अक्ष पर कोई वस्तु रखी, तो यहां से समांतर प्रकाश परावर्तन के बाद फोकस से गई। क्लास 8 में भी यह जानकारी थी कि जब समांतर प्रकाश जाती है तो फोकस से वो निकलते हुए परावर्तित होती है। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि अगर प्रकाश की किरण फोकस से गई तो वो प्रकाश की किरण आपका समांतर हो जाएगा। तो यह दोनों किरणें यहां पर कटी है, और इसी कटान को इमेज कहेंगे, यानी प्रतिबिंब कहेंगे। तो आपने इसमें देखा कि यहां पर प्रतिबिंब बना। अब मैं आपको दूसरे फिगर में समझा दूं
कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका अवतल दर्पण है, ये ध्रुव, ये आपका प्रधान अक्ष, ये केंद्र और ये मान लीजिए फोकस। लेकिन वस्तु हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, वस्तु हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, वस्तु हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो हमने दर्पण के सामने वस्तु रखा। जब वस्तु से प्रकाश चली तो वो उस तरफ जो है परावर्तित हो गई, तो दर्शक को लगा कि ये फोकस से आती हुई दिख रही है, फोकस से आती हुई दिख रही है। और दूसरा प्रकाश मैंने कोण आई पर लिया तो वो दूसरी तरफ कोण आर पर परावर्तित हो गया, जहां कोण आई और कोण आर बराबर है। और अगर मैं इसे पीछे मिला दूं तो यहाँ पर ये चीजें कट जाएगी और यहाँ पर दोनों के कटने से प्रतिबिंब बना है। यानी आप कहेंगे कि जब अवतल या उत्तल दर्पण पर सामने रखी हुई वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती है तो प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर, प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो आज आपने प्रतिबिंब समझा कि प्रतिबिंब क्या है। तो मैंने आपको बताया कि दर्पण पर प्रकाश जब पड़ती है तो दर्पण पर प्रकाश पड़ने के बाद वो परावर्तित होती है और परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ये आपको मैंने सिखाया तो आज आपने देखा बिल्कुल अच्छे से कि प्रतिबिंब क्या है और देखते ही आपके जहन में बात आ चुकी होगी कि प्रतिबिंब दो होते हैं। जहां पर सच में कट जाए वह आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है और जहां कटता हुआ प्रतीत होता है वह आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, वह आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो आपने देखा कि सचमुच में जब किरणें कटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और जब प्रकाश की किरणें काल्पनिक रूप से झूठ मूठ से कटती हुई प्रतीत होती है तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। और मैं आपको बताना चाहूं कि वास्तविक प्रतिबिंब देखिए क्या है, उल्टा, और काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए कैसा है, सीधा। यानी आप कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। हमने प्रतिबिंब तक समझ लिया कि प्रतिबिंब क्या है और चीजें क्लियर हो गई कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। आगे के वीडियो को पाने के लिए आपको करना होगा इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को और देते रहिए ढेर सारा प्यार। थैंक यू वेरी मच।